ट्रम्प साहब का ये कहना है कि भाई हम एक डेड इकोनॉमी है। तो इसने एक्चुअली हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट भी की है, हमारे लिए ह्यूमिलेटिंग है। उसके बावजूद भी सरकार कुछ बोल नहीं रही है। सरकार के मुंह सिले हुए हैं, लब सिले हुए हैं, कुछ भी कहने से वही लगता है कि वो गुरेज कर रहे हैं। भारत में इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई है कि वो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है ऑलमोस्ट उसके बराबर आती नजर आ रही है। सिर्फ 29 स्क्वाड्रन बचे हैं इंडिया में और 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान एयरफोर्स के हैं, जबकि चीन के साथ जहां मुकाबला है तो उनके 133 स्क्वाड्रन है, 133। तो कहीं ऐसा लगता है कि कोई ना कंपैरिजन वाली ना कुछ चीज कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया के शो के अंदर। दोस्तों, ट्रम्प साहब ने जो भारत के बारे में कहा कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग भी है और बहुत इंसल्टिंग भी है। क्या कहा जाए, लेकिन ट्रम्प है, जो कहना चाहे कह सकते हैं। भारत में इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई है कि वो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है ऑलमोस्ट उसके बराबर आती नजर आ रही है। सिर्फ 29 स्क्वाड्रन बचे हैं इंडिया में और 25 स्क्वाड्रन पाकिस्तान एयरफोर्स के हैं, जबकि चीन के साथ जहां मुकाबला है तो उनके 133 स्क्वाड्रन है, 133। तो कहीं ऐसा लगता है कि कोई ना कंपैरिजन वाली ना कुछ चीज कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। और इन हालातों में क्या कहा जा सकता है अल्टीमेटली। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब चलते हैं अपनी पहली खबर के ऊपर, आप सबका स्वागत करते हुए कि जो हमारी फाइट चल रही है टैरिफ को लेके, वो थोड़ी सी गहराती चली जा रही है। ट्रम्प साहब का यह कहना है कि भाई हम एक डेड इकोनॉमी है। तो इसने एक्चुअली हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट भी की है, हमारे लिए ह्यूमिलेटिंग है। उसके बावजूद भी सरकार कुछ बोल नहीं रही है। सरकार के मुंह सिले हुए हैं, लब सिले हुए हैं, कुछ भी कहने से वही लगता है कि वो गुरेज कर रहे हैं। क्या इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों के अंदर कोई फर्क पड़ेगा? क्या तल्खियां बढ़ेगी? आ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वही वही मोदी हैं जो कहा करते थे अब की बार ट्रम्प सरकार मोदी, और मोदी जी को अपना बहुत अच्छा मित्र मानते थे। लेकिन भारत को कई बार वो टैरिफ किंग भी बोल चुके हैं, टैरिफ किंग हो चुके हैं, टैक्स किंग बोल चुके हैं, पता नहीं क्या क्या बोल चुके हैं। हर बार कहते हैं कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ग्रेट फ्रेंड है हमारे। लेकिन उसके बाद भिगो भिगो के जूते मारने में हम लोगों को, इंडिया को एक्चुअली कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। पिछले 6 महीनों में ट्रंप और मोदी के बीच में कोई गर्मजोशी नहीं है जो पहले कार्यकाल के दौरान दिखाई देती थी। वर्ड्स कहे जाते हैं लेकिन वर्ड्स के बीच में कोई गर्माहट नहीं है, माय ग्रेट फ्रेंड मोदी। बट लेकिन उसके बाद जो किया जाता है वो एग्जैक्टली वो किया जाता है जिससे मोदी को चोट पहुंचे, भारत को चोट पहुंचे। अभी जो 25% के टैरिफ लगाए गए हैं और जो पेनल्टी लगाई गई है, उसका सीधा मतलब है कि भारत के किसान हो या उद्योगपति हो, सबके ऊपर अच्छी खासी चोट लगी है। तो भारत, दरअसल देखा जाए तो वास्तविक टैरिफ जो है वो काफी अधिक होगा, वो कम नहीं होगा। हमें इस बात को समझ के चलना चाहिए, क्योंकि 25% नहीं है, 25% से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ब्रिक्स देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात भी उन्होंने कही है और रूस के व्यापार की वजह से पेनल्टी भी लगेगी। लेकिन अभी जो खबर मेरे पास है वो ये है कि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। एक हफ्ते से एक भी ऑर्डर नहीं दिया है, एक भी ऑर्डर नहीं दिया है। अब पहले जो 10% का बेस लाइन टैरिफ था, तो क्या वो 10% का जो बेस लाइन टैरिफ है उसके ऊपर ये 25% होगा, ये 35% होगा क्या? इसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं होगी है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हो सकता है ये 10% के ऊपर 25% है, तो ये 35% होगा। लेकिन हमें शायद क्लैरिफिकेशन के लिए वेट करना चाहिए। भारत का जो निर्यात था $87 बिलियन, इंडिया ने जो ब्रिटेन के साथ एक फ्री के साथ भी होगा। लेकिन शायद भारत के लिए जो अमेरिका के साथ जो डील है वो शायद एक तरफा होगी, और मुझे नहीं लगता है कि आ, वहां पर ट्रम्प साहब किसी भी किस्म की भारत को रियायत देने के मूड में है। जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों को रियायत नहीं दी, ब्रिटेन को रियायत नहीं दी, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को रियायत नहीं दी, तो हमें भला वो रियायत क्यों देंगे? और चाइना चाइना के आगे वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। शी जिनपिंग के पास भी एक चाबी है जो क्या कहते हैं कि
रेयर अर्थ मैग्नेट्स की है और बाकी चीजें हैं, तो वो जब भी वो चाबी लगाते हैं तो ट्रम्प नरम पड़ जाते हैं और वो फिर बातचीत करने के उस पर रेसिप्रोकल बातचीत करने के मुद्दे पर निकल कर आ जाते हैं। ब्राजील के ऊपर भी 50% टैरिफ लगा दिया है और ऑस्ट्रेलिया भी अभी शायद बातचीत शुरू नहीं हुई है, लेकिन भारत के लिए शायद एक झटका भी है। क्या मोदी रिटेलिएट करेंगे? भारत ने अभी तो ये कहा कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। सीज फायर के मुद्दे के ऊपर भी 29-30 बार दावे किए जा चुके हैं और मोदी जी उसके ऊपर भी बोल के राजी नहीं है कि भाई अल्टीमेटली आप बताइए कि क्या ट्रम्प साहब झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी पार्लियामेंट के अंदर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या भारत कोई रिटेलिएशन करेगा, कोई बदले की राजनीति से कुछ काम करेगा? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि भारत शायद वो हिम्मत ना जुटा पाए जो शी जिनपिंग चाइना के जुटा पाते हैं। इसके साथ ही एक्चुअली देखा जाए तो भारत का जो व्यापार है वो $87 बिलियन का गुड्स का है, $110 बिलियन का एक्सपोर्ट जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर का है। अलग अलग कंट्रीज के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए वो भी बताता हूँ, लेकिन ये एक लिस्ट है मेरे पास कि कितना दरअसल जो भारत एक्सपोर्ट करता है, जिसमें स्मार्टफोन $14.5 बिलियन, फार्मा 12.7 बिलियन, डायमंड 11.9, मशीनरी 7.1, केमिकल्स 3.6, पेट्रोलियम 3.2, टेक्सटाइल 3.1, स्टील 2.8 बिलियन, ऑटो पार्ट्स 2.8 बिलियन, मरीन प्रोडक्ट्स 2 बिलियन। और ये जो टैरिफ है, वियतनाम 20, इंडोनेशिया 19, EU 15, ब्रिटेन 10, जापान 15, ब्राजील 15, 50 और इंडिया 25 प्लस पेनल्टी। तो कोई कमी होगी इसके अंदर? मुझे इसके अंदर बहुत सारा एक किस्म से कहा जाए तो डाउट लगता है। मोबाइल फोन की जो फॉक्सकॉन की फैक्ट्रीज है उसको एक बहुत बड़ी चोट लगनी जा रही है और वो चोट इतनी गहरी होगी कि भारत का उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होगा। भारत का पूरा जो इकोसिस्टम डेवलप हुआ है मद्रास और चेन्नई, यानी कि चेन्नई बेंगलोर बेल्ट के अंदर, वो पूरा का पूरा ध्वस्त होने जा रहा है। और इस लेवल के अगर टैक्स स्ट्रक्चर आते हैं 25% प्लस पेनल्टी, तो फिर इसका मतलब है कि एप्पल का बनाना यहाँ बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो बहुत महंगा होकर अमेरिका में पहुंचेगा, उसको खरीदेगा कौन अल्टीमेटली? गारमेंट सेक्टर भी सफर करेगा, करोड़ ऑफ जॉब्स विल बी लॉस, 27,000 करोड़ का, क्योंकि 25-30% की ड्यूटी ऊपर से पेनल्टी, तो भाई खरीदेगा कौन हमारा माल यहाँ पर? साथ में डायमंड के 50 लाख वर्कर्स हो जाएंगे, वो जाएंगे। दवाइयों के क्षेत्र में मिलियंस ऑफ जॉब्स में गो। साथ में मरीन प्रोडक्ट्स जो कि हमारे मछुआरे हैं लाखों में, उनकी रोजी रोटी भी छिनने के पूरे चांस हैं। मशीनरी जो $7 बिलियन की एक्सपोर्ट होती है, करीब 60,000 करोड़ की, तो स्मॉल जो सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर है, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर है मशीनरी बनाने वाले, वो सफर करेंगे, उनकी नौकरियां जाएंगी। ऑटो पार्ट्स के 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, तो स्मॉल स्मॉल माइक्रो यूनिट्स हैं जो छोटे छोटे कलपुर्जे बनाते हैं, वो सफर करेंगे। आईटी सेक्टर तो ऑलरेडी सफर कर रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि हम क्या कर पाएंगे और हम क्या कर सकते हैं, और हमारे करने लायक यहाँ पर बचा क्या है? क्या हम अमेरिका का जवाब दे पाएंगे? एक जगह तो इंडिया ने लगता है घुटने टेक दिए हैं, और वो है कि रशिया से ऑयल खरीदना पिछले करीब करीब एक हफ्ते से बंद कर दिया है। 7-8 दिन हो गए हैं, कोई नया ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। पर क्या अमेरिका उसको मानेगा? क्योंकि हथियार तो इंडिया खरीदेगा अल्टीमेटली। तो वो हथियार इंडिया के लिए जरूरी भी है, क्योंकि आज भी 40% तो जो आर्म फोर्सेज है वो इंडिया की सारी जो है वो रशियन ही है, तो उसको कलपुर्जे वगैरह चाहिए होंगे। S-400 भी अभी आने बाकी हैं। तो इंडिया उसके साथ कैसे डील करेगा, ये भी एक देखने वाली बात है यहाँ पर। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स के 25 स्क्वाड्रन हैं और इंडियन एयरफोर्स के अब रह गए 29 स्क्वाड्रन, जबकि 2 स्क्वाड्रन जो MiG-21 के थे अब रिटायर हो रहे हैं, तो 29 रह जाएंगे। और हालात ऐसे हैं कि और कुछ दिनों में तो 25 से भी नीचे चले जाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मिराज 2000 रिटायर होने जा रहे हैं, जगुआर, MiG-29 और कुछ पार्ट ऑफ सुखोई आल्सो, ये सारे के सारे रिटायर होंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या? 20-21 स्क्वाड्रन बचेंगे, ले देखे मुश्किल से जगुआर भी जा रहे हैं। तो आप करेंगे क्या इसके अंदर? आपके पास रास्ता क्या बचता है? हर साल आपको कम से कम 3 से 4 स्क्वाड्रन जोड़ने पड़ते हैं। चाइना इस समय अप्रोक्सीमेटली 120 120 J-20 विमान हर साल जोड़ रहा है, जो स्टेल्थ फाइटर्स है। 120 विमान हर साल जोड़ रहा है, और 2030 तक उसका टारगेट है कि J-20 विमान जो है, जो उसका मेन स्टे है, वो उसकी संख्या 1000 क्रॉस होनी चाहिए। अब हमारे सामने इतना बड़ा डेंजर वहां खड़ा है और हम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें सोचना होगा कि अल्टीमेटली हम चाइना के मुकाबले कहां पर हैं। शायद एयरफोर्स के मामले में तो हम
कहीं भी नहीं है देखा जाए तो। इसके साथ ही विदा लेते हैं आपसे, और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, उसके नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।